घर से निकलकर काशी अपने घर वापस आ गई। उसने खुद को सामान्य कर अंदर चली आई। उसे घर आकर देख आनंद जी ने उससे कहा, आ गई आप काशी, चलिए खाना खा लीजिए। उसी नहीं बाबा, हमारे सर में दर्द है, हम सोना चाहते हैं, खाना रख दीजिए, रात में अगर हमें भूख लगी तो खा लेंगे। अच्छा ठीक है, आप जाओ आराम कर लो। ये सुन काशी अपने कमरे में आई और दरवाज़ा बंद कर लिया। वो वहीं दरवाजे पर बैठ गई। अभय के बर्ताव को याद कर वो रोती हुई बोली, नफरत करती हूँ मैं आपसे अभय प्रताप सिंह, नफरत। आपकी आज की हरकत ने गिरा दिया है आपको मेरी नज़रों में। काशी रोते रोते वहीं सो गई। कुछ देर बाद जब आनंद जी ने काशी का दरवाज़ा खटखटाया पर उसने दरवाज़ा नहीं खोला। उन्हें लगा कि काशी सो गई हो। नीचे पानी लेने आए राजेंद्र जी ने देखा कि आनंद जी काशी के गेट के पास खड़े हैं, तो उनके पास आए और कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, चलो सो जाओ, वो वैसे भी पूरा दिन काम करती है, इतना थक गई होगी, नींद आ गई होगी उसे, सोने दो, जब उठेगी तो खा लेगी वो। आधी रात का वक्त अभय अभी तक घाट पर ही लेटा था। राणा उसे आदमियों के साथ खोजते हुए वहां आया और ऐसे घाट की सीढ़ियों पर लेटा देख तो उससे बोला, हुकुम सा, इतनी रात हो गई आप यहाँ, और वो भी अकेले, क्यों नहीं आप समझ रहे, बहुत से दुश्मन हैं आपके, कुछ भी हो सकता है। ये बोलते हुए उसकी नज़र अभय के जख्मी हाथ पर पड़ी। वो हाथ देख के घबराते हुए बोला, हुकुम सा, ये कैसे हो गया और इतना खून बह रहा है, आप ऐसे ही बैठे हैं। ये कहकर राणा अभय के हाथ पर रुमाल बांधने लगा। अभय उठ के बैठते हुए बोला, राणा, हमें यहाँ से जाना है, पता चला उस वसीयत के बारे में। ये कहते हुए उसकी नज़र गंगा के पानी को देख रही थी जिसमें उसे अभी भी सिर्फ काशी दिख रही थी। हाँ हुकुम सा, पता चल गया। क्या है वसीयत में? हुकुम सा, इस वसीयत के चलते ये ज़मीन उसकी होगी जो काशी से शादी करेगा। उनकी माँ ने ये शगुन के रूप में अपने दामाद के लिए रखा था, तो इसलिए ये ज़मीन काशी की भी नहीं है, वो इसे ज़मीन को हम नहीं दे सकती है। राणा इतना बोल के चुप हो गया। अभय ये सुनने के बाद कुछ देर खामोश रहा और फिर बोला, तो काशी की शादी करानी होगी। उसकी बात को ना समझते हुए राणा ने उससे कहा, करानी होगी मतलब? कुछ नहीं राणा, बस ऐसे ही, चलो चलें। ये बोल अभय उठ खड़ा हुआ और सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ गया। वो घाट से तो बाहर निकल आया पर उसके जेहन में घाट पर जो कुछ भी हुआ वो उसे बाहर नहीं निकाल पा रहा था। उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। वो कुछ ऐसा करने जा रहा था जो सिर्फ वो जानता था। उसने कुछ सोचकर राणा से कहा, राणा, 21 को जाने के लिए टिकट निकाल लीजिएगा, हम वापस जाएंगे। और ये बोल के वो गाड़ी में बैठ गए। जी हुकुम सा, ये बोल राणा भी शांत हो गया। अभय होटल पहुंचा और अपने कमरे में चला आया। राणा ने रिसेप्शन पर बैठी एक औरत से कहा, जी फर्स्ट एड भिजवा दीजिएगा हुकुम सा के कमरे में। जी सर, हम अभी भिजवाते हैं। ये बोल उसने एक स्टाफ मेंबर को फ़ोन लगा दिया। राणा भी अभय के कमरे में चला आया। उसने जब कमरे में आकर देखा तो अभय कमरे में आकर वैसे ही बैठा हुआ था। उसने उससे बोला, हुकुम सा, आप अभी तक ऐसे ही बैठे हैं? और ये बोल राणा ने उसकी अलमारी से कपड़े निकालकर उसे दिए। तभी वहाँ का कर्मचारी फर्स्ट एड बॉक्स और पानी लेके ऊपर आया। अभय ने उठते हुए उससे कहा, राणा जी आप जाइए, हम कर लेंगे। पर हुकुम सा, राणा ने इतना ही बोला था कि अभय ने उसे नजरें उठा के देखा। उसके ऐसे देखने से वो समझ गया कि किसी बात से वो अभी गुस्सा है और वहां से चला गया। अभय बैठा काशी के बारे में सोचने लगा। कुछ देर बाद उठा और कपड़े बदल के आया और बैठ के अपना हाथ देख के वापस कुछ सोचने लगा। उसे रह रह के काशी का चेहरा याद आ रहा था। उसने कॉटन लिया और जख्म को साफ करने लगा। उसने जख्म साफ करके पट्टी बांधी और आकर बिस्तर पर लेट गया। बस आज रात, उसके बाद आपके सामने हम कभी नहीं आएंगे, पर जाने से पहले आपके दिल में नफरत भर जाएंगे, इतनी कि जब भी आप हमें याद करेंगी बस नफरत करेंगी।
पर हमें नहीं पता कि हम नफरत कर पाएंगे या नहीं। आप पहली और आखिरी इंसान हैं जिसने अभय प्रताप सिंह पर हाथ उठाया और जिंदा बच गई। कुछ देर टैब में अपने इम्पोर्टेंट ईमेल चेक करने के बाद वो सो गया। दूसरी तरफ काशी जमीन पर लेटे लेटे सो गई थी। रात के करीब 2 बजे वो उठी, उसे बुखार था। वो बाहर आई, किसी तरह और दवाइयों का बॉक्स ले आई। कमरे में आकर वो बिस्तर पर फिर लेट गई। उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो दवा खा ले। ना जाने कब उसे वापस नींद आ गई। सुबह आनंद जी उठे तो देखा कि खाना वैसे ही रखा हुआ था और काशी का रूम का दरवाजा भी बंद था। वो काशी के कमरे में चले आए, देखा वो सो रही थी। पहली बार आज वो उठी नहीं तो आनंद जी को थोड़ा अजीब लगा। वो उसके पास गए, देखा टेबल पर दवा का बॉक्स रखा था और काशी सो रही थी। उन्होंने उसके सर पर को छुआ। उसे बहुत तेज बुखार था। उन्होंने काशी को ठीक से सुला दिया और राजेंद्र जी को आवाज लगा दी। राजेंद्र जी उनकी आवाज सुनकर जल्दी से काशी के कमरे में आए तो देखा काशी की तबीयत खराब हो गई थी। तुम जल्दी से डॉक्टर को फोन लगाकर बुला लो, आनंद जी ने कहा। काशी को कंबल उड़ा दिया। ये सुन राजेंद्र जी ने जल्दी से डॉक्टर को फोन किया और वापस काशी के रूम में आकर उसके सर पर पट्टी रखने लगे। कुछ देर में डॉक्टर आए। उन्होंने काशी को देखा और उसके हाथ में लगी चोट पर पट्टी बांध दी। आनंद जी ने घबराते हुए डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर हमारी बच्ची ठीक है ना? जी हाँ, वो ठीक है। शायद ज़्यादा काम और थकान की वजह से इन्हें बुखार आ गया होगा। बाकी कोई बात घबराने की नहीं है। कुछ देर बाद उसे होश आ जाएगा। आप परेशान न हो त्रिपाठी जी। डॉक्टर इतना बोल के कुछ दवाएं देकर वहां से चले गए। आनंद जी और राजेंद्र जी दोनों वहीं बैठे रहे जब तक काशी को होश नहीं आया। कुछ देर बाद जब काशी को होश आया तो आनंद जी और राजेंद्र जी दोनों उनके पास आए। कैसी हैं आप अब? आनंद जी ने उसके सर को सहलाते हुए बोला। राजेंद्र जी ने काशी को देखते हुए कहा, अरे देख नहीं रहे हो हमारी राजकुमारी को? एकदम ठीक है। क्यों लाडो? उसकी बात पर काशी ने मुस्कुराते हुए कहा आनंद जी से, बाबा मत रोइए ना, हम सच में अब ठीक हैं। अच्छा चलिए, हमारे लिए आप दोनों अच्छा सा खाना बना के लाइए, हमें बहुत जोर से भूख लगी है। अभी लाते हैं हम अपनी लाडो के लिए। ये बोल आनंद जी राजेंद्र जी के साथ कमरे से बाहर जाने लगे, पर आनंद जी वहाँ फिर रुके और वापस आए। आप ठीक है ना मेरी बच्ची? आनंद जी ने काशी के सर पर हाथ रखे बोला। काशी ने उन्हें परेशान देखकर उनका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, हम ठीक हैं बाबा, आप परेशान ना होएं। आपके हाथ में ये चोट कैसे लगी? ये सुनकर उसने अपने हाथों को देखा और उसे अभय का उसके हाथों को कसकर पकड़ना याद आ गया, जिससे उसके हाथ में ये चोट आई थी। उसने अपने पिता को और परेशान ना करते हुए कहा, ये तो हमारी चूड़ियों के टूट जाने से लगी है। आप चिंता मत कीजिए, हम ठीक हैं। आप मत परेशान हो। आनंद जी ने उसके सर पर हाथ रखा और चले गए। उनके जाने के बाद काशी ने अपना हाथ देखा और एक वक्त के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। फिर वो उठी और तैयार होने के लिए चली गई। काशी तैयार होकर बाहर आई और नीचे चली आई। देखा तो राजेंद्र जी और आनंद जी दोनों साथ में खाना बना रहे थे। तभी घर का फोन बजा। काशी ने फोन उठाकर हेलो बोला। उधर से एक लड़के की आवाज़ थी, जी मैं इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। आनंद जी आज यहाँ आश्रम के लिए मशीन लेने आने वाले थे। मैंने फ़ोन किया था तो उन्होंने उठाया नहीं। आप बता सकती हैं कब तक आ जाएंगे वो? जी कुछ वक्त लगेगा पर जल्दी पहुँच जाएंगे। काशी ने इतना बोल के फ़ोन काट दिया। वो आनंद जी के पास आई और उनका हाथ पकड़ के बोली, बाबा आपको आज इलाहाबाद जाना था ना, आप गए क्यों नहीं? आश्रम का काम ये इतना ज़रूरी है, पता है ना आप, फिर क्यों किया आपने ऐसा? अरे कैसे छोड़ जाते हम आपको, तबीयत ठीक नहीं थी आपकी। अब हम ठीक हैं एकदम। देखिए चलिए तैयार हो जाइए आप। और उसके कहने पर जब आनंद जी नहीं माने तो उनसे कहा, ठीक है तो हम भी चले जाते हैं, आप बैठो। उसकी ये जिद देखकर आनंद जी जाने के लिए मान गए और फिर काशी और राजेंद्र जी की तरफ मोड़ी और उनसे बोली, और आप भी तो काम है ना, चलिए आप भी तैयार हो जाइए और तब तक हम खाना बना देते हैं, जाइए अब।
ये सुनकर आनंद जी और राजेंद्र जी तैयार होने चले गए और कुछ देर बाद तैयार होकर नीचे आए। फिर साथ में बैठ के सबने खाना खाया। राजेंद्र जी ने चलने से पहले किसी को फोन किया तो कुछ देर में 5-6 गाड़ियां आकर घर के सामने खड़ी हुई। उसमें से बहुत सारे लोग बंदूक लेके बाहर निकले। राजेंद्र जी के पास एक आदमी आया। राजा साहब प्रणाम। जी हुकुम सा, राजेंद्र जी ने उनसे कहा और फिर काशी को गले लगा के उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहकर गाड़ी की तरफ बढ़ गए। आनंद जी ने काशी को गले से लगाया और उसके माथे पर चूम कर गाड़ी में बैठ गए। काशी ने जाते हुए गाड़ियों को देखा। कुछ देर फिर घर के अंदर चली आई। पूरे दिन वो काम करती रही। वो अभय को याद ना करे। रात हुई तो आनंद जी का फोन आया। उन्होंने कुछ देर बात की और कल आने को बोला कि उन्होंने फोन रख दिया। रात का वक्त, काशी का कमरा। काशी अपने कमरे में बैठे बैठे सो गई। तभी अभय उसके कमरे में बनी बालकनी से उसके कमरे में अंदर दाखिल हुआ। वो सोती हुई काशी को देखकर वही बिस्तर के पास रुक गया। वो उसके हाथ से बंधी हुई पट्टी देखकर उसके पास कुर्सी लेके बैठ गया। सोती हुई कितनी शांत लगती है ना, पर है नहीं ऐसी। अभय ने काशी को देखकर मन में कहा। वो वहीं बैठे बैठे काशी को देख रहा था। तभी कुछ देर बाद काशी की आंखें खुली तो अभय को अपने सामने बैठा देखकर वो नींद में बड़बड़ाई, अब ये मुझे सपने में भी परेशान करेंगे। तभी उसे लगा कि उसका यह सपना नहीं है। वो जल्दी से उठकर बिस्तर से दूर खड़ी हो गई। अभय उसे बहुत प्यार से देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे ऐसा मुस्कुराता देखकर वो बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आप अंदर कैसे आए? अभय उसका दुपट्टा लेके उसके पास बढ़ने लगा तो काशी अपना दुपट्टा उसे छीन के ओढ़ते हुए बोली, जाइए यहाँ से। अभय उसके नजदीक आया और उसके बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। काशी दूसरी तरफ से जाने को हुई तो उसने अपना हाथ दीवार से लगा लिया। काशी उसे कमरे में देखकर डर गई और उसकी यह हरकत देखकर तो वो और भी ज्यादा डर गई। क्या बदतमीजी है ये, काशी ने गुस्से में देखकर कहा। अभय ने देखा कि काशी के बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। उसने उन बालों को उसके चेहरे से हटाने के लिए जैसे हाथ उठाया वैसे ही काशी ने उसके हाथ को झटक दिया और दूर हट गई उसे धक्का देके। दूर रहिए, इन हाथों को हमें छूना मत। अपने हाथों से क्यों आए हो यहाँ और अंदर कैसे आए आप? शादी करना है आपसे अभी इसी वक्त। ये बोलकर अभय आकर उसे के बेड पर बैठ गया। ये बात सुनकर काशी गुस्से में बोली, आप पागल हैं क्या? दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? क्या बोल रहे हैं आप? जानते हैं भी हैं होने वाली हुकुमसा रानी हुकुमसा। इस तरह गुस्सा होना आपको शोभा नहीं देता। मेरे घर के से बाहर निकलिए अभी इसी वक्त। ये बोलकर काशी अभय को हाथ पकड़ के उसके बाहर निकालना चाहती थी, पर अभय ने उसका हाथ पकड़ के उसे अपने पास खींच लिया। उसका एक हाथ काशी की कमर पर और दूसरा उसे पकड़ रखा था। मैं यह मजाक करने नहीं आया हूँ काशी जी, मैं तुमसे शादी करने आया हूँ और वो होकर रहेगी। आप मानो या ना, आपको ये शादी करनी होगी। आप अभय ने इतना बोला और उसे छोड़ दिया। हम ये शादी हरगिज नहीं करेंगे, जो हो जाए। काशी ये बोल के कमरे से बाहर जाने लगी। तभी उसने कानों पर किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो लैपटॉप पर एक वीडियो चल रही थी जिसमें आश्रम के बच्चों को कैद कर रखा था। ये देखकर काशी जोर से चिल्लाई, मेरे बच्चे जाना चाहती हो? जाओ, आराम से जाओ। पर यह सोचकर कि इन सब का क्या होगा, बेचारे बच्चे खामखा मारे जाएंगे। यह कहकर अभय आराम से बिस्तर पर लेट गया। काशी उसे गुस्से से देखते हुए उसके पास आकर उसे मारते हुए बोली, क्या कर रहे हैं? कैसे कर सकते हैं आप इतनी घटिया हरकत? कैसे? अभय ने उसका हाथ पकड़कर उसे पास बिस्तर पर खींच लिया और उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, हम कुछ भी कर सकते हैं काशी, कुछ भी तो बस आज रात दे रहे हैं सोच के लो, वरना सुबह हो जाएगा जो अपने सोचा भी नहीं होगा। अभय बिस्तर पर से उठकर बाहर जाने लगा। दरवाजे पर आकर रुककर पीछे मुड़कर उसने बोला, और हाँ काशी, खुद के साथ कुछ करने की कोशिश मत करना, क्योंकि
आपको कुछ भी हुआ तो ये सब नहीं बचेंगे, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, तब भी सोच लो वरना मैं नीचे बैठा हूँ। अभय ने ये बोलकर चला गया। काशी बिस्तर पर बैठी रोए जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अभय नीचे सोफे पे बैठा था। उसे खुद पर गुस्सा आ रही थी, पर किसी को बता नहीं सकता था। वो फोन निकालकर राणा से फोन पर बोला, राणा, एक पंडित जी को लेकर काशी के घर आ जाओ। सुबह तक उन्हें पता ना चले कि उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है, समझे? अभय ने राणा से कहा और फोन रख दिया। काशी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सुबह का वक्त 4 बजे, शिवरात्रि का दिन। काशी पूरी रात सोई नहीं थी और यही हाल अभय का था। काशी एक फैसला किए नीचे आई और अभय से बोली, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, पर हमारी एक शर्त है। वो बिना अभय की तरफ देखकर बोली। अभय ने बिना उसे देखकर कहा, बोलिए। आप आश्रम के बच्चों को कुछ नहीं करेंगे, जाइए तैयार हो जाइए। काशी वापस अपने कमरे में चली आई और तैयार होने लगी। आज जहाँ एक तरफ पार्वती जी शिव जी के लिए सजाई जा रही थी, वहीं काशी अभय की पत्नी बनने के लिए सज रही थी। वो तैयार होकर नीचे आई। पंडित जी आ चुके थे। उनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। पंडित जी की आंखें खुली तो काशी को देखकर हैरान हो गए। राणा ने बंदूक उसके सर पर लगा के बोला, पंडित जी, शादी शुरू कीजिए, और हाँ, ये बात यहाँ से बाहर ना जाए, वरना आपके घर वाले मिलेंगे नहीं। आपसे पंडित जी भी डर गए और शादी के लिए तैयारी करने लगे। मंत्र पढ़े जा रहे थे। बाहर नगाड़ों की आवाजें थीं। शिव जी की मस्ती आज पूरा बनारस झूम रहा था। जहाँ आज शिव पार्वती का मिलन हो रहा था, वहीं आज काशी अभय से बनने जा रही थी। पंडित जी ने पूरी विधि विधान के साथ शादी कराई। अभय ने काशी के गले में मंगलसूत्र पहनाया, मांग में सिंदूर लगाया। काशी को जैसे कुछ असर ही नहीं हो रहा था। शादी पूरी हुई, पंडित जी चले गए। उनके जाने के बाद अभय ने काशी को देखते हुए कहा, तो आज से आप काशी अभय प्रताप सिंह हुई। वैसे आप जानना नहीं चाहेंगी कि आपसे हमने शादी क्यों की? उसकी बात सुनकर काशी वैसे ही बैठी रही जैसे खामोश देखकर। अभय ने कहा, चलिए हम बता देते हैं। पहली तो इसलिए क्योंकि आपसे वो जमीन लेनी थी। जबान दी थी मैंने आपको कि मैं वो जमीन आपसे लेकर रहूंगा, और आपकी माँ की वसीयत के मुताबिक वो जमीन आपके पति की थी। शादी के बाद जो अब हमने वो जमीन मेरी हो चुकी है। और दूसरा, आपके गुरूर को तोड़ने के लिए हमने आपसे शादी जरूर की है, पर आपके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं होगा। आप यही रहेंगी इस सिंदूर के साथ, एक छोड़ी गई औरत की तरह। उसने ये सब बोला और गुस्से में जयमाला निकालकर फेंक दी। यह सुनकर काशी उसकी तरफ हैरानी से देखकर अभय ने चश्मा उठाया और उसे आंखों पर लगाते हुए बोला, तो काशी अभय प्रताप सिंह, चलते हैं, गुड बाय। अभय इतना बोल के अपने आदमियों के साथ चला गया और काशी वहीं बैठकर रोने लगी। उसके आंसू जैसे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक और शेयर जरूर करें। इसकी आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़े रहें। हमारी वीडियो पर कमेंट करने के लिए थोड़ा सा समय जरूर निकालिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।